हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलईसी लाइफ। मैं एडवोकेट राकेश। आज के सेशन में मैं आप लोगों से चेक डिजॉनर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चेक बाउंस होना भी कहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि चेक डिजॉनर और चेक बाउंस, क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? मेरा आंसर है हाँ, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि चेक डिजॉनर ये लीगल ऑफेंस नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। ये एक गलती है जिसको सुधारा जा सकता है। लेकिन चेक बाउंस ये एक लीगल ऑफेंस है और ये जानबूझकर किया जाता है, यानी इसके पीछे उसका कुछ इंटेंशन होता है। वो आपको चीट करना चाहता है। चेक बाउंस के मैटर में आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि चेक बाउंस या फिर चेक डिजॉनर है क्या। कहने को तो ये एक ही है, लेकिन किस कैटेगरी को, यानी किन कारणों को हम चेक बाउंस में डालेंगे और किन कारणों को हम चेक डिजॉनर में डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चेक डिजॉनर या चेक बाउंस है क्या। सपोज आपने हमें एक चेक दिया और वो चेक लेकर मैं बैंक गया। जब मैं बैंक गया और वो चेक बैंक वाले को दिया तो बैंक ने मुझे वो चेक रिटर्न कर दिया। मुझे कोई पैसा नहीं मिला, वो चेक मेरा इन कैश नहीं हुआ। यही चेक डिजॉनर कहलाती है, या चेक का बाउंस होना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंसेस है। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा जिसके बाद चेक डिजॉनर और चेक बाउंस के बीच आप अंतर कर पाएंगे। सपोज आपने जो मुझे चेक दिया जो इन कैश नहीं हुआ, मैंने बैंक वाले से पूछा कि मेरा चेक इन कैश क्यों नहीं हुआ, मुझे इस पे जो अमाउंट लिखा गया है उसकी पेमेंट क्यों नहीं की गई। तब बैंक वाले ने मुझे कुछ रीजन बताया। अगर वो रीजन इन चारों को छोड़कर होगा तब वो चेक डिजॉनर है। वो रीजन क्या है? जैसे चेक का फटा होना, चेक पे ओवर राइटिंग होना, चेक पे डेट का ना लिखा होना, चेक पे जो आपने अमाउंट लिखा है उसके वर्ड्स और न्यूमेरिक्स में मिसमैच होना, या चेक एक्सपायर्ड हो जाना। किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। सपोज कीजिए कि मुझे कोई चेक मिला है और उस चेक पे आज की तारीख लिखी गई है, तो ये चेक आज की तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक ही वैलिड होगी। अगर इस 3 महीने के बाद आप इस चेक को इनकैश कराने के लिए बैंक जाते हैं तो वो चेक इनकैश नहीं होता है। तो यही है चेक एक्सपायर्ड होना। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ चेक डिजॉनर का। उस चेक पे जो आपने बैंक वाले को चेक दिया है, उस चेक पे अगर पेई का नाम नहीं लिखा गया है, पेई मीन्स जिसको पैसा दिया जाना है, जिसको पैसा भुगतान करना है, तो उसका नाम नहीं लिखा गया है, तो ये भी चेक डिजॉनर के ही एग्जाम्पल है, जो कि एक गलती है। इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, ये बाय मिस्टेक छूट गया या और कोई रीज़न रहा होगा, बट इसको एक हम गलती ही मानते हैं। ये किसी तरह कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता है। लेकिन जब ये 4 रीज़न आएंगे तब
हमारा वो चेक बाउंस हो जाता है। ऐसे भी चेक बाउंस ही हो रहा है, लेकिन वो पनिशेबल नहीं है जब तक ये 4 रीज़न नहीं होंगे, तब तक वो कोई भी ऑफेंस नहीं है। ये 4 रीज़न है: इनसफिशिएंट फंड, स्टॉप पेमेंट, अकाउंट क्लोज एंड सिग्नेचर मिसमैच। इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट फंड है क्या? सपोज ड्रायर ने मुझे एक चेक दिया, ड्रायर चेक जारी करने वाला, पेई जिसको चेक जारी किया गया। ड्रायर ने मुझे एक चेक दिया, पेई को क्या दिया? एक चेक दिया। पेई इस चेक को लेकर ड्राई के पास गया। ड्रायर ने किसको चेक दिया था? पेई को। पेई वो चेक लेकर कहाँ गया? ड्रायर के पास गया, यानी बैंक के पास गया। बैंक वालों ने वो चेक इन कैश नहीं किया। जब पेई ने पूछा कि मेरा चेक इन कैश क्यों नहीं हुआ, उस पर जो अमाउंट लिखा गया है वो अमाउंट आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, तब ड्राई यानी बैंक वालों ने कहा कि इनसफिशिएंट फंड के कारण आपका ये चेक इन कैश नहीं होगा। इनसफिशिएंट फंड है क्या? इनसफिशिएंट फंड का मतलब होता है कि आपने जो चेक ड्राई को दिया, जो बैंक में दिया, उस पे जो अमाउंट लिखा गया था, उस पे जो अमाउंट लिखा गया था वो अमाउंट इसके अकाउंट में नहीं है। उतना अमाउंट इसके अकाउंट में नहीं है, ड्रायर के अकाउंट में उतना अकाउंट नहीं है, उतना पैसा नहीं है। आपको चेक मिला 5,000 का, सपोज करें कि आपको चेक मिला 5,000 का, ड्रायर से कितने का मिला? 5,000 का। आप ये चेक लेकर गए ड्राई के पास, बैंक के पास गए। इसने रीजन बताया इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि इसके अकाउंट में इतना अमाउंट है ही नहीं, इसके अकाउंट में इससे कम अमाउंट है, चाहे वो 4,999 रुपया ही क्यों ना हो, तो ये चेक बाउंस हो गया और ये एक लीगल ऑफेंस है। लेकिन जनरली ये होता नहीं है। आप खुद सोचें कि कोई आपको 5,000 का चेक दे रहा है, उसके अकाउंट में 4,999 रुपये हैं, तो यहाँ पे फिर उसका इंटेंशन चीट करने का नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको चेक मिला 5,000 का और इसके अकाउंट में 50 रुपया है, तब यहाँ इंटेंशन है चीट करने का, या 100 रुपया है या 500 रुपया, तो ये एक रीज़न है कि आपको चीट किया जा सकता है। लेकिन 4,999 में क्या चीट करेगा? तो ये है इनसफिशिएंट फंड। नेक्स्ट है स्टॉप पेमेंट। ड्रायर जो चेक जारी करता है, उसने आपको चेक दिया, पेई को क्या दिया? चेक दिया। पेई कहाँ गया? ड्राई के पास गया, बैंक के पास गया। बैंक ने वो चेक इन कैश नहीं किया। रीज़न क्या था? लिखा हुआ था रीज़न स्टॉप पेमेंट। अब ये स्टॉप पेमेंट क्या है? स्टॉप पेमेंट का मतलब होता है कि ड्रायर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है, इतना फंड है, आपको उसने चेक जारी किया 5,000 का और ये 5,000 रुपया उसके अकाउंट में है, लेकिन उसने किसने? ड्रायर ने ड्राई को यानी बैंक को डायरेक्शन दे रखा है कि जब ये चेक आपके पास आए तब आप इसकी पेमेंट ना करें। तब ये रीज़न बन जाता है स्टॉप पेमेंट का, जो कि एक लीगल ऑफेंस है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट क्लोज। ड्रायर ने चेक तो जारी कर दिया, किनके फेवर में? पेई के फेवर में। पेई गया ड्राई के पास, बैंक के पास, और वो चेक इन कैश नहीं हुआ। रीज़न क्या था? अकाउंट का क्लोज होना। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति हमें चेक दे रहा है,
और जब मैं बैंक लेके जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इस नाम से जो अकाउंट था वो क्लोज हो चुका है। तो जो व्यक्ति मुझे चेक दे रहा है उसका इंटेंशन तो साफ दिख रहा है कि वो मुझे चीट करना चाह रहा है। अगर चीट नहीं करना चाह रहा होता तो मुझे उस अकाउंट का चेक क्यों इशू करता जो अकाउंट ऑलरेडी बंद है। तो ये सारे रीज़न हैं चेक बाउंसिंग के, जो कि एक लीगल ऑफेंस माने जाते हैं। या फिर सिग्नेचर का मिसमैच होना, मैं चेक जारी कर रहा हूँ और जानबूझकर एक अलग साइन कर रहा हूँ, जो मेरा एक्चुअल साइन है मैं उससे डिफरेंट साइन कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं उसको चीट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चेक इसका इनकैश हो। तो ये सारे रीजन बन जाते हैं चेक बाउंस के, जो कि एक लीगल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट भी है। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी जब आपका चेक बाउंस हो जाए, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए रेमेडी क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ मैंने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको चेक बाउंस के केस में रेमेडी चाहिए, भरपाई चाहिए, आप चाहते हैं कि ड्रायर ने जो मुझे चेक इशू किया था मैं वो पैसा लूँ, या मैं फिर इसको पनिशमेंट दिलाऊं क्योंकि मेरे साथ चीट हुआ है, मुझे तो इंसाफ चाहिए, तब आप क्या करेंगे? आपको एक कंप्लेंट केस फाइल करना होगा। क्या करना होगा? कंप्लेंट केस फाइल करना होगा कोर्ट में। वो कंप्लेंट केस होगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। यानी आपकी जो कंप्लेंट फाइल होगी वो सेक्शन 138 होगी, किसकी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। अब जब आप ये कंप्लेंट केस फाइल करेंगे तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि बिना इनके फिर आपके साथ न्याय नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो चेक आपका बाउंस हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्री स्लिप। ये रजिस्ट्री स्लिप क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे ही आपका चेक बाउंस हो गया, आपको ये पता चला कि मेरा चेक बाउंस हो गया है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपका पहला स्टेप ये होगा कि जब मेरे पास ये नॉलेज में आ गया कि मेरा चेक बाउंस हो गया, वो इनकैश नहीं हो रहा, तब हमें सबसे पहले लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस किसको भेजना चाहिए? ये जाएगा लीगल नोटिस ड्रायर को, यानी जिसने मुझे वो चेक दिया था। और ये लीगल नोटिस कितने दिन में जानी चाहिए? ये एक स्टैट्यूटरी पीरियड होती है, यानी मैंडेटरी है कि ये लीगल नोटिस विदिन 13 डेज में भेजना होता है। और जब आप लीगल नोटिस भेजें थ्रू रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, तो उसकी एक स्लिप दी जाती है। मैं उसी स्लिप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्लिप आप अपने पास रखें। जब आपने लीगल नोटिस भेजा तो आप 15 दिन, यानी लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन वेट करें। ये 15 दिन आप वेट करें कि आप देख लें कि क्या ड्रायर आपके लीगल नोटिस के बाद पैसा देने के लिए तैयार है। अगर विदिन 15 डेज, कब से? जब से आपने उसको लीगल नोटिस भेजा उसके बाद से, अगर 15 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, तब आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल चेक हो गया, रजिस्ट्री स्लिप हो गया, लीगल नोटिस। बैंक से जो आपको स्लिप मिला है डिजॉनर का, यानी आपका चेक जो है वो इनकैश नहीं हुआ, आपको पेमेंट नहीं किया गया, तो बैंक वालों ने इसका एक रीज़न दिया, वो डिजॉनर स्लिप। ये 4। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपने जो लीगल नोटिस भेजा था अपोजिट पार्टी को, यानी ड्रायर को,
उसने आपके लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया है तो उसकी कॉपी भी आपको रखनी होगी कंप्लेंट केस फाइल करने के समय। यानी जब आप कंप्लेंट केस फाइल कर रहे होंगे तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये 5 डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक कोई भी लीगल स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है। सपोज आपने लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, तो जब तक आप लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, यानी इसके नॉलेज में ये गया ही नहीं कि मेरा ये चेक जो मैंने पे को चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है, इसकी जानकारी तो इसको थी ही नहीं। ये बाद में एक्सक्यूज़ दे सकता है कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अगर पे मुझे बताता कि हाँ आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया तो मैं ज़रूर इसकी मदद करता, मैं इसे पैसा देता, लेकिन मुझे तो इन्फॉर्म किया ही नहीं गया, तो ये कहकर ये निकल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ड्यूटी आपकी बनती है कि जैसे ही आपको इन्फॉर्म हो कि आपका चेक बाउंस हो गया है तो विदिन 30 डेज आप लीगल नोटिस भेजें। उसके बाद 15 दिन ग्रेस पीरियड आप वेट करें इनके जवाब का, जवाब क्या देते हैं। उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं मिला तब आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।